गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स टू एमसीक्यू की सीरीज में 22 अप्रैल के करंट अफेयर्स हम एमसीक्यू के थ्रू कवर करने जा रहे हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577। ये जो एमसीक्यूज हैं आपको वेरियस एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, पीएससी का एग्जाम हो या फिर दूसरे किसी एग्जाम जहां पर करंट अफेयर से कंसर्निंग एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। इन एमसीक्यूज को आप नेटमॉक की एप्लीकेशन पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज एग्जाम से पहले जो रिवीजन होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसलिए जो प्रैक्टिस होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि जो हमारी मार्किंग स्कीम है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। अगर 8 to 10 एमसीक्यूज आपके करेक्ट होते हैं तो उसे एक्सेलेंट परफॉर्मेंस समझा जाता है, और 6 से 7 एमसीक्यूज अगर आपके करेक्ट होते हैं तो उसे गुड परफॉर्मेंस माना जाता है। ये आपका सेफ जोन होता है, बिकॉज यहाँ पर ये माना जाता है कि आपके जो एग्जाम है, क्योंकि आप मोर देन इक्वल टू 60% स्कोर कर रहे हैं, प्रीलिम्स का एग्जाम ईजिली निकल जाएगा। 4 to 5 एमसीक्यूज जो तीसरा जोन है हमारा, ये आपका डेंजर जोन होता है, बिकॉज एक तरीके से इसे अनसर्टेन जोन भी कह सकते हैं, क्योंकि 40 to 55% में वो कैटेगरी आती है जहां पर ये श्योरिटी नहीं होती है स्टूडेंट्स को या एस्पिरेंट्स को कि उनका एग्जाम क्रैक होगा या नहीं होगा, और इसी वजह से जब तक प्रीलिम्स का रिजल्ट नहीं आता है वो अनश्योर रहते हैं। लेस देन इक्वल टू 3 एमसीक्यूज के अंदर ऑफकोर्स चांसेस काफ़ी कम होते हैं, इसलिए ये नीचे के जो दो जोन है, दो ब्रैकेट है, इसे हम डेंजर जोन कहते हैं। और आपका जो पर्पस है, वो ऑब्जेक्टिव जो है वो ये होना चाहिए कि आप अपर 2 ब्रैकेट्स में फॉल करें। अगर नीचे के ब्रैकेट्स में भी आपके कंसिस्टेंट बेसिस पे मार्क्स आ रहे हैं, एक या दो बार आते हैं तो इट्स फाइन, लेकिन अगर कंसिस्टेंटली नीचे के ब्रैकेट्स में अगर मार्क्स आ रहे हैं देन डेफिनेटली आई टेल यू कि इसे इंप्रूव कैसे करना। बट पहले आप इवेल्युएट करिए अपने आप को, ये 10 क्वेश्चन जो आने वाले हैं आगे। चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन के ऊपर 2 स्टेटमेंट दी गई हैं और आपको बतानी है कोई कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन यहाँ पर करेंसी डेप्रिसिएशन के बारे में सही है। पहली कहती है इट मीन्स फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। इसका मतलब होता है जो आपकी करेंसी है, दैट इज जो आपकी रुपी है, यहाँ पर उसकी वैल्यू के अंदर गिरावट हो सकता है। रुपी डेप्रिसिएशन मीन्स इट इज लेस वैल्यूएबल। रुपी का डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि ये लेस वैल्यूएबल हो गया, ये भी हो सकता है। ईजी क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स का बेसिक है काफ़ी, सोचिए क्या आंसर होगा फिर डिस्कस करते हैं। चलिए अभी इकोनॉमिक सेक्शन ऑफ द हिंदू में और बाकी न्यूज़पेपर में भी ये काफ़ी न्यूज़ थी कि 17 पैसे जो हमारी करेंसी थी वो गिर गई थी कंपेयर टू डॉलर, क्योंकि कोविड-19 की वजह से जो करेंसी है उसमें काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पे जो ड्रॉप हुआ था वो 17 पैसे का हुआ था। अब बात करते हैं करेंसी डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का तो मतलब आपको पता ही है, और उससे आप ये इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं कि इसका मतलब होता है फॉलिंग वैल्यू। जब हम एसेट की भी बात करते हैं, मान लीजिए आपकी कार है, हम कहते हैं कि कार की वैल्यू डेप्रिशिएट कर रही है, मतलब कार की वैल्यू हर साल डेप्रिशिएट होकर गिर रही है। इसको डेप्रिशिएशन को आप वियर एंड टियर भी कह सकते हैं अगर आप कॉमर्स की भाषा में समझें इसे तो ये फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी होती है, बिल्कुल ठीक है पहली स्टेटमेंट। और सेकंड स्टेटमेंट जो है पहली से मिलती जुलती है। रुपी डेप्रिसिएशन का मतलब है कि रुपी की जो वैल्यू है वो कंपेयर टू डॉलर या दूसरी किसी करेंसी के कंपैरिजन में अब कम है। तो दोनों स्टेटमेंट ठीक होने की वजह से आंसर हो जाएगा सी। एक बार इसका कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। जैसे 2008 में जो हमारी वैल्यू थी, अगर $1 को हम कंपेयर करते थे रुपी के साथ तो वो इतनी थी, अराउंड 40 रुपीज़। $1 जो था वो 40 रुपीज़ का था, लेकिन 12 साल के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर $1 जो है वो 74 रुपीज़ के बराबर है। ठीक है, तो अब दिखने में ऐसा लगता है कि देखिए एक तरीके से एक्सप्रेशन ये मिल सकता है कि रुपये की वैल्यू बढ़ रही है। अगर आप ध्यान से देखें रुपये की वैल्यू बढ़ नहीं रही है, रुपये की वैल्यू गिर रही है, क्योंकि पहले अगर आपको डॉलर परचेज करना होता था तो सिर्फ आपको 40 रुपये या 39 रुपये देने होते थे, लेकिन आज के दिन में अगर आपको $1 परचेज करना है तो उसके लिए आपको 74 रुपीज़ देने पड़ेंगे। इसका मतलब है आपकी करेंसी जो है वो वीक हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी से मिलता जुलता है। विच आर द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस रुपी डेप्रिसिएशन। रुपी डेप्रिसिएशन को इन चारों में से कौन सी चीज़ सही परिभाषित करती है, उसकी डेफिनेशन क्या है। $1 70 रुपये का है और नाउ इक्वल्स टू 75। इसका मतलब है कि $1 जो था वो 70 रुपये का था और अब उसकी वैल्यू $1 की 75 रुपये होगी। क्या इसको रुपी डेप्रिसिएशन कहेंगे। $1 की वैल्यू 70 रुपये हुआ करती थी, लेकिन अब $1 की वैल्यू 65 रुपये हो गई। क्या इसको हम रुपी डेप्रिसिएशन कहेंगे। $1 जो 70 रुपये का हुआ करता था अब उसकी वैल्यू 70 रुपये ही है, क्या इसको रुपी डेप्रिसिएशन कहेंगे। या फिर $1 जो 70 रुपये का हुआ करता था अब उसकी वैल्यू -75 हो गई है, क्या इसको रुपी डेप्रिसिएशन कहेंगे। अगर पहले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को आपने ध्यान से सुना है तो इसको आंसर करना काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। चलिए मैं आपको पीछे ग्राफ से दोबारा समझाता हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे ले लीजिए 2015 में जो $1 की वैल्यू थी वो 70 रुपये थी, और आज के दिन में 2020 में मान लीजिए 75 हो गई। ठीक है, तो इसी को तो रुपी डेप्रिसिएशन कहेंगे, क्योंकि अगर 2008 में देखा जाए 40 रुपये वैल्यू या 39 रुपये वैल्यू हुआ करती थी रुपी की, और वो गिरते 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 74 हो गई। तो दिस इज व्हाट वी से, रुपी जो है आपका डेप्रिशिएट कर रहा है कंपेयर टू अदर करेंसीज इस सिचुएशन के अंदर डॉलर के कंपैरिजन में। मतलब पहले जो था 2015 में 70 रुपये देकर $1 ले सकते थे, लेकिन आज के दिन में हमें वो चीज़ $1 जो है वो 75 रुपये में मिल रहा है। मतलब हमारी वैल्यू करेंसी की जो है वो वीक हुई है।
तो यहाँ पे आप जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाता है। दैट इज जो $1 हम 70 रुपये में परचेज किया करते थे, अब उसके लिए हमें 75 रुपये देने पड़ रहे हैं। मतलब हमारी जो करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो रही है, उसकी जो पावर है वो डिक्रीज हो रही है और वो कहीं ना कहीं वीक हो रही है। आप देख सकते हैं अब हमें ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है $1 को परचेज करने के लिए। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 एल नीनियो के बारे में है। एल नीनियो के बारे में 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। क्वेश्चन न्यूज़ में ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन है ये। मैंने आपको बताया है कि कहीं ना कहीं ज्योग्राफी, पॉलिटी या हिस्ट्री या कल्चर से रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है तो उससे कंसर्निंग कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो एल नीनो न्यूज़ में था, इस वजह से 3 स्टेटमेंट इसके ऊपर बनाई गई हैं। पूछा गया कि एल नीनो के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहली देखते हैं, द वेस्ट ट्रॉपिकल पैसिफिक इज कोल्डर देन इट्स ईस्टर्न बेसिन। तो इसमें एल नीनो वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, एल नीनो जब होता है तो वेस्ट ट्रॉपिकल पैसिफिक जो होता है वो ठंडा हो जाता है कंपेयर टू ईस्टर्न बेसिन हो सकता है। द कोल्डर एरिया ऑफ ओशन इज अ सोर्स ऑफ कन्वेक्शन, और जो कोल्डर एरिया होता है वहाँ पे कन्वेक्शन होता है। थर्ड, द कोल्डर एरिया इज एसोसिएटेड विद क्लाउडीनेस एंड रेनफॉल। जो कोल्डर एरिया होता है वहाँ पे क्लाउडीनेस भी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और रेनफॉल भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, न्यूज़ में इस वजह से था बिकॉज रिसेंटली हमारे यहाँ पे जो इंडियन मेटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने कहा है कि इस साल जो इंडिया है वो नॉर्मल मानसून को देखेगा और जो बारिश है वो अगस्त और सितंबर में नॉर्मल होगी। ठीक है, और थोड़ी नॉर्मल से ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम नहीं रहेगी। ये बेसिकली फोरकास्ट किया गया है। और फोरकास्ट करने के लिए जो महीने होते हैं आईएमडी के वो होते हैं अप्रैल एंड मई। तो अप्रैल महीने में फोरकास्ट किया जाता है और मई महीने में फोरकास्ट किया जाता है। और जब भी हम बारिश की बात करते हैं, इंडिया के हम वेदर की बात करते हैं, तो एल नीनो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं कॉन्सेप्ट की। चलिए देखिए, जो तीनों सिचुएशन दी गई है नीचे कि द वेस्ट ट्रॉपिकल पैसिफिक इज कोल्डर देन ईस्टर्न बेसिन, कन्वेक्शन और क्लाउडीनेस, ये कुछ सिचुएशंस जो है नॉर्मल ईयर से बिलोंग करती है, क्योंकि जो आपका एल नीनो ईयर होता है उसमें ऐसा नहीं होता। चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो होता क्या है, देखिए नॉर्मल ईयर में जो आपका वार्म एरिया होता है वो यहाँ पर होता है। ये रीजन कौन सा आपका, ये वेस्टर्न पैसिफिक है, ये आपका ईस्टर्न पैसिफिक है जो कि आपका कोल्डर होता है। ये नॉर्मल ईयर की हम बात कर रहे हैं। और जहाँ पे वार्म एरिया होता है वहीं पे ही कन्वेक्शन होता है और क्लाउडीनेस और रेनफॉल होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब एल नीनो ईयर में आते हैं। एल नीनो ईयर में यही चीज़ रिवर्स हो जाती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वार्मर जो आपका रीजन है वो कहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, वो हम ईस्टर्न पैसिफिक वाली साइड शिफ्ट कर रहे हैं। और इसी वजह से जब वार्मर एरिया यहाँ पे डेवलप होगा, कन्वेक्शन यहाँ पे होगा और बाद में क्लाउडीनेस एंड रेनफॉल जो है वो भी यहाँ पर होगी। सिंपली इसको समझने के लिए बस ये ध्यान रखिएगा कि जो वार्मर रीजन होता है वो एसोसिएट करता है कन्वेक्शन से, क्लाउडीनेस से, रेनफॉल से। जब हम नॉर्मल ईयर की बात करते हैं, ये जो वार्म एरिया होता है ये आपका वेस्टर्न पैसिफिक में होता है और एल नीनो ईयर में यही जो चीज़ है वो शिफ्ट हो जाती है ईस्टर्न रीजन की तरफ। और इसी वजह से, क्योंकि ईस्टर्न रीजन में शिफ्ट हो जाती है, जो बारिश है, रेनफॉल है, कन्वेक्शन है, क्लाउडीनेस है, वो सब भी ईस्टर्न रीजन में शिफ्ट हो जाता है। ये चीज़ बेसिकली आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। काफ़ी इजी और फैक्चुअल क्वेश्चन है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा कि एफसीआई किसके अंडर में आती है। क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन क्यों पूछा गया वो भी बताऊंगा, बट फिलहाल सोचिए कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत एफसीआई आती है। चलिए, तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में इसलिए न्यूज़ थी बिकॉज यहाँ पे मांग करी गई है कि जो अभी पीडीएस का सिस्टम जो एक्सटेंशन प्रोवाइड किया गया वो 3 महीने के लिए किया गया है, लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट से डिमांड किया गया कि इसे बियॉन्ड 3 मंथ्स कर देना चाहिए, क्योंकि कोविड-19 के जो पूरे जो नेगेटिव या एडवर्स प्रभाव हैं वो 3 महीने से ज़्यादा तक रहेंगे। इस वजह से ज़्यादा लोग जो हैं वो पॉवर्टी के अंदर ना रहें, वो उनको फूड की स्कार्सिटी की इशू ना फेस करने पड़े। इस वजह से पीडीएस जो है यहाँ पे फ्री फूड जो है वो बढ़ा देना चाहिए। अभी आपको पता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और साथ में अदरवाइज भी 5 kg जो है गवर्नमेंट यहाँ पर 5 kg पर पर्सन पर मंथ यहाँ पे अनाज दे रही है, और इस वजह से फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो थी वो न्यूज़ में थी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आंसर है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। पीडीएस के बारे में 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। पूछा गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा कथन सही है। पहला कहता है इट कम्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। हो सकता है द प्रोक्योरमेंट इज डन बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो इसके अंदर प्रोक्योरमेंट करी जाती है वो स्टेट गवर्नमेंट्स करती हैं, ये भी हो सकता है। सोचिए क्या आंसर होगा इसका, फिर बैकग्राउंड देखेंगे और आंसर को देखेंगे। चलिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो गलत है, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आता है। जस्ट लाइक हमने पीछे देखा था फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आता है। तो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है। सेकंड काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बिकॉज पीडीएस के अंदर जो प्रोक्योरमेंट होती है, देखिए अगर आप प्रोक्योरमेंट की बात करते हैं, स्टोरेज की बात करते हैं, ये जो चीज़ें हैं ये करती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, मतलब जो आपके खाद्यान्न होते हैं उसको खरीदती है और एफसीआई के थ्रू, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू इसको स्टोर करती है। बाद में काम शुरू होता है स्टेट गवर्नमेंट का। स्टेट गवर्नमेंट किस किस तरीके के काम करती है,
पीडीएस के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है पहले तो एलिजिबल जो बेनिफिशियरीज होती हैं कि किसको फ्री फूड देना है किसको नहीं देना है ये आइडेंटिफाई करना, उसके बाद राशन कार्ड वगैरह बनवाना, साथ में ही फेयर प्राइस शॉप्स जहाँ से ये राशन प्रोवाइड किया जाता है इनको प्रोवाइड कराना। तो यहाँ पे फेयर प्राइस शॉप्स सही तरीके से काम कर रही हैं या नहीं कर रही, राशन कार्ड्स इशू करे गए या नहीं करे गए, एलिजिबल फैमिलीज को आइडेंटिफाई किया गया नहीं किया गया तो किस बेसिस पे किया गया, किस डेटा के बेसिस पे किया गया, ये यहाँ पे इंश्योर करना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वर्क एरिया है वो कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है सेंटर और स्टेट के बीच में। सेंटर जो आपका फ्री जो खाद्यान्न है उसको खरीदेगी और स्टोर करेगी और स्टोर करने के लिए फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का यूज किया जाएगा। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट का काम शुरू होता है जहां पे बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा, राशन कार्ड्स इशू करे जाएंगे और फेयर प्राइस शॉप्स को फंक्शन में लाया जाएगा। तो यहाँ पे हमारी दोनों स्टेटमेंट इस वजह से इनकरेक्ट हो जाती हैं, आंसर हमारा हो जाएगा डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पेरिस प्रिंसिपल से रिलेट करता है, न्यूज में आया हुआ था पेरिस प्रिंसिपल। आपको बताना है कि किससे रिलेट करता है, क्या ये विमेन एम्पावरमेंट से रिलेट करता है, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए क्या होगा इसका आंसर। चलिए आपको पता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एज वेल स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा है कि आप इंश्योर करिए कि जो लॉकडाउन है इसके दौरान किसी भी तरीके का वायलेशन नहीं होना चाहिए ह्यूमन राइट्स का, क्योंकि हमने देखा कि कुछ एक्सट्रीम केसेस भी हुए हैं जहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन न्यूज़ में एटलीस्ट देखे गए हैं। तो यहाँ पे इस वजह से ये हिदायत दी गई है गवर्नमेंट्स को। अब इस वजह से पेरिस प्रिंसिपल जो है वो न्यूज़ में था, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स के लिए होता है। अक्टूबर 1991 में इसको अडॉप्ट किया गया था, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जो कि खरीफ क्रॉप के बारे में पूछा गया कि कौन से स्टेटमेंट खरीफ क्रॉप के बारे में सही है। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने एड्रेस किया था एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन खरीफ क्रॉप्स 2020 को। तो ये जो पूरा एक कॉन्फ्रेंस हुई थी खरीफ के ऊपर, इस वजह से ये न्यूज़ में थी। तो आपको बताना है कौन कौन सी खरीफ क्रॉप है, क्या मेज़ है, मूंग, सोयाबीन, सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए तो खरीफ क्रॉप की बात करें तो तीनों ही हमारी खरीफ क्रॉप है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा फीचर्स क्या होते हैं जो खरीफ सीजन होता है उसमें कितनी सनशाइन चाहिए होती है, कितनी रेन चाहिए होती है खरीफ क्रॉप्स के लिए, और कौन से महीने में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से मंथ्स में इसको कल्टीवेट किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट, इससे रिलेटेड और भी देख लेते हैं क्रॉप्स। राइस, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉर्न, शुगर केन, कॉटन। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इन तीनों में से, इन चारों में से कौन सी खरीफ है, कौन सी रबी है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर पूछा है अंडर विच मिनिस्ट्री नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कम्स अंडर एनआईसी। किस मिनिस्ट्री के अंदर है, काफ़ी न्यूज़ में है एनआईसी, क्योंकि काफ़ी सारे ऑनलाइन इनिशिएटिव्स जो हैं वो चल रहे हैं और इस वजह से एनआईसी कहीं ना कहीं उसमें रोल प्ले कर रहा है। तो क्या ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। सोचिए क्या आंसर होगा। देखिए हमारी जो गवर्नेंस है ना वो अभी ई गवर्नेंस में धीरे धीरे ट्रांसमिट हो रही है और वहाँ पर नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का जो रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहाँ पर बेसिकली ये एक तरीके से बैकबोन की तरह, उनका जो पूरा नेटवर्क है ना गवर्नमेंट्स का, उसमें बैकबोन की तरह काम कर रही है। नेशन वाइड स्टेट ऑफ द आर्ट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए भी एनआईसी रिस्पॉन्सिबल है। और लास्ट माइल डिलीवरी ऑफ द गवर्नमेंट सर्विसेज जो हम करते हैं, इवन चाहे आप गाँवों की बात कर ले, वहाँ पर जो सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है ऑनलाइन माध्यम से या पंचायत के अंदर जो इंटरनेट वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एनआईसी उसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, कहाँ पे एस्टेब्लिश करी गई थी, 1976 में, ये न्यू दिल्ली में एस्टेब्लिश करी गई थी। और जो मिनिस्ट्री है किसके अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है। तो कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, इस वजह से एनआईसी ऑन एवरीडे बेसिस न्यूज़ में आती है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया क्राउड फंडिंग के बारे में। क्राउड फंडिंग न्यूज़ में थी और न्यूज़ में इस वजह से थी बिकॉज रिसेंटली एक 11 साल की लड़की ने हैदराबाद के अंदर 6.2 लाख जो है क्राउड फंडिंग के थ्रू कलेक्ट की है, ताकि जो लोग, जिन लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, उनको खाना प्रोवाइड किया जा सके। तो क्राउड फंडिंग इस वजह से न्यूज़ में थी। आपको पता होना चाहिए चीज़ क्या है ये और किस किस तरीके की क्राउड फंडिंग होती है। तो क्या डोनेशन बेस्ड इसकी एक टाइप है, व्हाट अबाउट रिवॉर्ड्स बेस्ड, इक्विटी बेस्ड, तीनों में से कौन सी एक क्राउड फंडिंग की टाइप है, सोचिए क्या आंसर हो सकता है। चलिए तो बेसिकली होता क्या, ये यूजुअली टर्म जो आपके स्टार्टअप्स होते हैं वहाँ पे यूज़ करी जाती है। मान लीजिए आप एक बहुत अच्छा आइडिया लेके आते हैं और लोगों को आपका आइडिया पसंद आता है और वो आपके आइडिया के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी उस जो 11 साल की लड़की है उसका आइडिया था कि मेरे को फ्री फूड प्रोवाइड करना है जो लॉकडाउन के अंदर लोगों को खाना नहीं मिल पा रहा है। तो लोगों को उसका आइडिया पसंद आया और लोगों ने पैसा देना शुरू किया और 6.2 लाख रुपीज़ जो था वो इकट्ठा हो गया। तो ये इस तरीके से होता है। तो यहाँ पे तीनों ही तरीके होते हैं, डोनेशन बेस्ड हो, रिवॉर्ड्स बेस्ड हो, इक्विटी बेस्ड, तीनों तरीके की क्राउड फंडिंग यहाँ पे एप्लीकेबल होती है। तो आंसर
आंसर हमारा हो जाएगा डी। इसको डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज ये एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ टॉपिक ज़्यादा है और गवर्नेंस से इसका लेना देना थोड़ा सा कम है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर, जो कि FCRA के ऊपर है और पूछा गया FCRA से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। 3 स्टेटमेंट दी गई है और आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहली कहती है इट रेगुलेट्स फॉरेन फंडिंग इन इंडिया, फॉरेन फंडिंग को इंडिया के अंदर ये रेगुलेट करती है। इट इज़ इंप्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन अफेयर्स जो मिनिस्ट्री होती है वो इसको इंप्लीमेंट करती है। ऑर्गेनाइजेशंस आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्व्स एवरी 5 ईयर्स अंडर द एक्ट, हर 5 साल में ऑर्गेनाइजेशंस को अपने आप को इसके अंदर रजिस्टर करना होता है। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए देखिए, FCRA जो ये पर्टिकुलर एक्ट है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये न्यूज़ में काफ़ी सारे रीजंस की वजह से रहता है। जैसे कि कई बार हमारे यहाँ पे NGOs होते हैं, काफ़ी सारे NGOs हैं, उनको फॉरेन फंडिंग मिलती है, मतलब अमेरिका से उनको फंडिंग मिल रही है, यूरोप से फंडिंग मिल रही है, ऑस्ट्रेलिया से फंडिंग मिल रही है, और इस वजह से क्वेश्चनेबल ये चीज़ हो जाती है कि आपको ये फंडिंग मिल रही है, इस पैसे को आप यूज़ कैसे कर रहे हैं। बहुत बार ये भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि इस पैसे का यूज़ हमारी इकोनॉमी को हर्ट करने के लिए किया जा रहा है, टेररिज्म फैलाने के लिए किया जा रहा है, या किसी और गलत कामों के लिए किया जा रहा है। लेकिन बहुत सारे केसेस के अंदर पैसे को अच्छे से भी यूटिलाइज किया जाता है। और यहाँ पे गवर्नमेंट ने NGO से पूछा जिनको फॉरेन फंडिंग मिल रही है कि आप बताइए कि कोविड-19 के अंदर आपका क्या योगदान रहा है, आपने क्या कंट्रीब्यूट किया कोविड-19 के अंदर। पैसा तो आपको बाहर से मिल रहा है, मतलब पैसा तो आपके पास बहुत है, लेकिन जब देश इतनी बड़ी प्रॉब्लम को झेल रहा है तो आप बताइए कि इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपने उस पैसे को कैसे यूज किया। तो मंथली बेसिस पर रिपोर्ट मांगी गई है ऐसे NGO से जो कि इस पैसे को कलेक्ट करते हैं बाहर की कंट्री से और फिर यूज करते हैं इंडिया के अंदर। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जो FCRA एक्ट है इंप्लीमेंट कौन करती है ये भी आपको पता होना चाहिए। जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो इसको इंप्लीमेंट करती है। और अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट है, तो पहली स्टेटमेंट ठीक हो जाती है। और फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री नहीं, यहाँ पे जो इंप्लीमेंट करने वाली मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। यहाँ पे 5 साल में अपने आप को रजिस्टर कराना होता है, ये भी ठीक है। न्यूज़ में क्या होती है वो भी मैंने आपको बता दिया कि मंथली रिपोर्ट देनी पड़ेगी ऐसे NGOs को जो बाहर से पैसा ले रहे हैं कि कोविड-19 के लिए उन्होंने पैसे को किस तरीके से यूज़ किया। तो काफ़ी अच्छा स्टेप मुझे लगा ये जो गवर्नमेंट ने लिया है अभी, ताकि एक तरीके से ये देखा जा सके कि NGOs जो हैं वो सही तरीके से काम कर भी रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो 10 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। विद इन 2 मिनट्स हम रिवाइज करेंगे और बाद में विनर को अनाउंस करेंगे। रिवीजन को मिस बिल्कुल मत करिएगा। चलिए, तो सबसे पहले हमने करेंसी डेप्रिसिएशन के बारे में देखा था। इसका मतलब होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी। रुपी डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि रुपी जो है वो लेस वैल्यूएबल हो गए। तो मैंने 2008 से और 2020 का कंपैरिजन आपको दिखाया था। इसके बाद देखा था हमने कि अगर $1 की वैल्यू 70 रुपये हुआ करती थी वो 75 हो गई, तो मतलब हमारा डेप्रिसिएशन हुआ है रुपी का। देन हमने इसके बाद देखा था ये कहाँ पे होते हैं, ये बेसिकली नॉर्मल ईयर से शिफ्ट होकर आपके अपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। वहीं पे कन्वेक्शन होता है, क्लाउडीनेस होती है और रेनफॉल होता है। फिर हमने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को देखा था, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आती है। देन हमने डिस्कशन किया था PDS के बारे में, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर ही आती है और यहाँ पे जो प्रोक्योरमेंट और स्टोरेज का काम होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है FCI के थ्रू। और जो बाकी के काम होते हैं एलिजिबल बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई करना, राशन कार्ड्स को देखना, फेयर प्राइस शॉप्स को देखना, ये काम स्टेट गवर्नमेंट्स के होते हैं। देन हमने इसके बाद डिस्कशन किया था पेरिस प्रिंसिपल के बारे में, बिकॉज कोविड-19 में ऐसा देखा गया, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन ने कहा है कि कुछ एक्सट्रीमिटीज़ हो रही हैं और वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और पेरिस प्रिंसिपल जो था वो ह्यूमन राइट से ही रिलेट करता था और ह्यूमन राइट वायलेशन की बात ही करी जा रही थी। और रिसेंटली खरीफ क्रॉप के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस करी गई है, एक ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस। इसकी वजह से खरीफ क्रॉप न्यूज़ में थी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कितनी सनशाइन रेन चाहिए होती है इसके लिए और कौन कौन से महीने में ये जो पर्टिकुलर कल्टिवेशन होता है वो किया जाता है। इसमें मेज़, मूंग, सोयाबीन, राइस, ग्राउंडनट, कॉर्न, शुगर केन, कॉटन, ये सब चीज़ें आती हैं। देन हमने NIC के बारे में देखा था, मीटी के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और लास्ट माइल जो आपकी कनेक्टिविटी होती है जहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज को डिलीवर किया जाता है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। फिर NIC के अलावा हमने देखा था क्राउड फंडिंग के बारे में। रिसेंटली 11 साल की एक लड़की ने 6 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं ताकि गरीबों को खाना प्रोवाइड किया जा सके। 3 तरीके की ये फंडिंग होती है, डोनेशन बेस्ड, रिवॉर्ड्स बेस्ड, इक्विटी बेस्ड, और यूजुअली एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर यूज़ करी जाती है जहाँ पे लोग आपके आइडिया में इन्वेस्ट करते हैं। लास्टली हमने देखा था FCRA के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है और यहाँ पे फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट किया जाता है। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि एवरी मंथ बेसिस पे NGOs बताएंगे कि उनको जो बाहर से, इंडिया के बाहर से जो फंडिंग मिल रही है, जो पैसा मिल रहा है, वो उसको कोविड-19 से लड़ने के लिए, कोविड-19 की वजह से जो हमारी कंट्री इतनी प्रॉब्लम फेस कर रही है उसको काउंटर करने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए हम कैसे उस पैसे को यूज़ कर रहे हैं। 5 साल में एक बार यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसका चलता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो हमारे यहाँ पे रिविजन जो है वो कंप्लीट होती है। हमारे जो विनर हैं वो है जयदीप सिंह अरोड़ा, सचिन निकम। दोनों आप में से मुझे बता दीजिएगा कि आपको हिंदी या इंग्लिश किस लैंग्वेज में कंपाइलेशन चाहिए, वो आपको मेल कर दी जाएगी।
अब मार्क्स देख लेते हैं एक बार 8 to 10 MCQs या 6 to 7 MCQs अगर आप अपर 2 ब्रैकेट्स में देन कॉन्ग्रेचुलेशंस यू आर इन द सेफ जोन। नीचे के ब्रैकेट में अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं देन ऑफकोर्स आपको उसे इंप्रूव करना पड़ेगा। इंप्रूव करने के लिए एक तो जो आप नोट्स बनाते हैं उसको रिवाइज ज़रूर करिएगा ताकि जो आगे आने वाला UPSC मौके वहाँ पे स्कोर आपका कम नहीं जाए, या फिर आप इन MCQs को ही रिवाइज करिएगा। सेकेंड, आप देखिएगा अगर आप 8-10 दिन कॉन्टीन्यूसली आपने देखा और नीचे के ब्रैकेट में आपके मार्क्स आ रहे हैं तो क्या ये नॉलेज गैप की वजह से है, या आपने न्यूज़पेपर ही नहीं पढ़ा, या किसी और रीज़न की वजह से, या फिर क्वेश्चन आते हुए भी आपने गलत कर दिया, रीड उसको सही तरीके से नहीं किया। तो आपको देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हर एस्पिरेंट का जो एक वीक पॉइंट होता है वो अलग अलग होता है। तो आपको अपना वीक पॉइंट देखना पड़ेगा कि क्या रीडिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है, नॉलेज गैप की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और एक बार जब अपने वीक पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेते हैं उसके बाद ये जो अपने वीक पॉइंट को दूर कर पाएंगे आप, और उसके बाद मार्क्स आपके ऑटोमेटिकली इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। वेरियस प्लेलिस्ट जो है वो भी अवेलेबल है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। एंड देन यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस ऑन टेलीग्राम पे आपका कोई भी डाउट है तो उसे पूछ सकते हैं। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।